नमस्कार। सिंधु सागर भारत में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं आज ये वीडियो हिंदी भाषा में बना रहा हूँ। हालांकि अभी तक जो भी पुस्तकें आपको मैंने पढ़ाई है वो सारी सिंधी भाषा में पढ़ाई है, लेकिन इस को हिंदी में बनाने का मुख्य उद्देश्य है मेरे पास में एक पुस्तक आई है जो है सिंधी फोक म्यूज़िक पर, सिंधी लोक संगीत पर, और यह इंग्लिश में है। और इंग्लिश में होने के कारण मैं समझता हूँ कि जो हमारे सिंधी गीत संगीत और सिंधी की जितनी लोक कलाएं हैं वो हमारे सिंधी भाषियों के अतिरिक्त असिंधी भाषी जो इस पूरे भारत में रह रहे हैं सिंधी नहीं समझ सकते, लेकिन हिंदी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो पुस्तक अंग्रेज़ी में है और मैंने इसके नोट्स भी अंग्रेज़ी में लिए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ जो इसकी व्याख्या करूँगा वह हिंदी में करूँगा, ताकि सिंधी संगीत में जो विद्यार्थी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसमें सिंधी संगीत में शोध करना चाहते हैं, नेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, वह इसका लाभ ले सकें। तो आइए चलते हैं सिंधु सागर भारत के एक नए वीडियो में। आज आपके सामने है सिंधी की एक दुर्लभ पुस्तकों की श्रेणी में स्टडी ऑन सिंधी फोक म्यूज़िक। इसको मैं बना रहा हूँ, सुरेश बबलानी, और ये किताब लिखी है राजेश कुमार परसरामानी ने। राजेश परसरामानी जी दिव्यांग हैं, उन्हें दृष्टि नहीं है, तो इन्होंने पहले ये पुस्तक जो है ब्रेन लिपि में लिखी थी, और ब्रेन लिपि के बाद में उनके जो मार्गदर्शक है उनके आग्रह पर, उनके निर्देशों पर उन्होंने इसे इंग्लिश की लिपि में भी लिखा है। और इंग्लिश पुस्तक जो है वो आपके सम्मुख है, जिसका कवर पेज। और राजेश कुमार जी जो हैं हमारे बिलासपुर में रहते हैं, आदर्श कॉलोनी में, और वहाँ एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आप उनसे इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, raj_chemistry@redifmail.com, या उनके मोबाइल नंबर 8435435335 पर। तो आइए चलते हैं इस पुस्तक में क्या क्या है। इस पुस्तक को उन्होंने 6 भागों में बांटा है, यानी 6 अध्याय उन्होंने जो है इस पुस्तक के लिखे हैं। और पहला अध्याय जो है वो सारंगी के ऊपर है। आप कहेंगे कि सारंगी के ऊपर एक अलग से अध्याय? हाँ बिल्कुल, सारंगी के ऊपर एक अलग सा अध्याय, और उसको विस्तृत में उन्होंने लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि सिंधी संगीत में सारंगी, वो भी सिंधी सारंगी, वो जब मैं आगे चलूँगा तो आपको बताऊँगा कि दूसरों में और इसमें क्या अंतर है। तो सिंधी सारंगी जो है यह एक मुख्य वाद्य है हमारे सिंधी संगीत का। हमारे संत हुए हैं भगत कंवर राम साहिब, और भगत कंवर राम साहिब की जितनी भी संगीत की बैठकें होती थी, भगत की जितनी भी बैठकें होती थी, उनमें संगीत में सारंगी प्रमुख रूप से होती थी। उनके साथ में ढोलक, तबला, हारमोनियम तो होता ही था, लेकिन सारंगी का मुख्य उसमें जो है रोल होता था, मुख्य भूमिका होती थी। उस भूमिका के कारण यह सारंगी और प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुई है। आप जब कभी YouTube देखें और YouTube में संत कंवर राम को खोजेंगे तो संत कंवर राम के बहुत सारे आपको गीत मिल जाएंगे वहाँ पे। उन गीतों में सारंगी के सुरों को आप अच्छी तरीके से सुन करके उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमने प्रयास ये किया है कि इस वीडियो में भी आपको सारंगी जो राजेश जी ने खुद बजाई है उस गीत को आपके सम्मुख में रखूं। तो इसमें उन्होंने सारंगी को चैप्टर को लिया है। मुझे आगे बढ़ने से पहले मुझे याद आ रहा है संगीत सारंगी में जो संत कंवर राम जी प्रमुख रूप से भजन गाया करते थे, उनके भजन गाने का जो समय होता था संगीत की बैठकों में, वो रात्रि के 2 बजे के बाद का होता था, यानी जैसे प्रभात वेला कहा जाए। और 2 बजे से लेकर के 4, साढ़े 4 बजे तक, 5 बजे तक वो गाया करते थे। 2 से 3 घंटे तक की उनकी संगीत की बैठक होती थी। तो एक बहुत प्रमुख भजन है, राम स्मर तेरे भात मेरे मन, राम स्मर राजा राम स्मर, उठिए प्राणी जपिए साईं अखे, उठिए प्राणी जपिए साईं अखे। अयोध्या में राम आ रहे हैं, इसलिए मैंने भी आपको राम के ऊपर एक भजन संत कंवर राम साहिब गाया करते थे, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाइए। तो आइए चलते हैं मुख्य अपनी जो पाठ्य पुस्तक है सिंधी म्यूजिक पर।
तो पहला चैप्टर उसमें सारंगी सारंगी के ऊपर है। इस सारंगी को भी उन्होंने दो पार्ट में बांटा है। इस अध्याय को पहला पार्ट है, उसमें सारंगी का परिचय दिया है और उस परिचय में भी सारंगी की परिभाषा दी है, सारंगी के 100 रंग कैसे हैं और सारंगी में सबके रंग कैसे आएंगे वो उसमें लिखा है। और दूसरे पार्ट में, क्योंकि मैं यहाँ आपको पूरा नहीं बताऊंगा, इसको यहाँ आधा छोड़ूंगा ताकि आप वह पुस्तक जो अमेज़ॉन पे भी है उसको प्राप्त करके उसको पूरा पढ़ सकें और आनंद ले सकें। कितना बारीकी से अध्ययन करके उन्होंने इस पुस्तक को तैयार किया है। दूसरा, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है सारंगी का, मेटल की सारंगी, गट और नायलॉन के स्ट्रिंग्स वाली, ये जो तार जो होते हैं उसमें, और दोनों प्रकार के नायलॉन के और मेटल के जो तार हैं उनको मिक्स करके जो सारंगी बनाई जाती है वो। और चैप्टर 2 जो है वो मुख्य रूप से सिंधी सारंगी के ऊपर उन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने 20 बिंदु जो हैं या 20 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। जैसे सिंधी सारंगी का परिचय, सिंधी सारंगी का मूल्यांकन, सिंधी सारंगी के पार्ट में कौन सा आ गया, चोटी आ गया, सुंदर आ गया, मोरना आ गया, खड़ी आ गया, गुड़ज जेठ गुड़ज आ गई, मोरनी, तरब, तबली, चमड़े की स्किन, जो बकरी के स्किन होती है उसकी वो बनाते हैं, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। नीचे वाला भाग जील स्ट्रिंग्स, जारा स्ट्रिंग्स, पैसो, बाज तारा स्ट्रिंग्स, ट्यूनिंग ऑफ बाज तार, मेकिंग ऑफ गट स्ट्रिंग्स एंड सीजनिंग ऑफ सिंधी सारंगी, बो ऑफ सिंधी सारंगी, रोसिन या केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एबेटिक एसिड, यानी उसमें से किस प्रकार से तरंगें बनती हैं और स्वर निकलते हैं, उसका बहुत ही गहराई से अध्ययन उन्होंने किया है। ये एक पोर्शन है सिंधी सारंगी का, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि पूरा अच्छे तरीके से ये नहीं आ पाया स्कैन होकर के, लेकिन फिर भी एक चित्र आपके पास में आ जाएगा सिंधी सारंगी का। यह सारंगी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, जो हमारा बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र है, वहाँ के गायक भी गाते हैं, तो इस सारंगी का उपयोग करते हैं। ये देखिए सारंगी, ये सारंगी है पूरी खड़ी, वो मैंने लेटी हुई दिखाई थी। इसमें उन्होंने पार्ट्स बताए हैं और देखिए कितना अच्छा है। उन्होंने जो मैंने आपको बताया था भगत कंवरराम का, वो भगत कंवरराम साहब का भी चित्र उन्होंने छोटा सा इसमें डाला है। ये इसकी चोटी है, ये इसके मोरने हैं, यानी जिससे तार कसी जाती है। ये ऊपर का गुड़ज, आगोड़ तार, जिल, दादर तार, सीना, कंधा, नीचे का गुड़ज और तबली। ये वाली जो तबली है ना, ये बनती है बकरी के खाल की। ये मोचना, ये जैसे उसको तारों को कसते हैं वो वाला, और जारा और मोरनी, ये सारे के सारे इन्होंने पार्ट्स पूरी सारंगी के बताए हैं, किस प्रकार से इस पे पार्ट्स होते हैं और बजने का भी इन्होंने तरीका पूरा बताया है इसमें। ये इसका मोरना है, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और ये पूरी लकड़ी की होती है। ये मोरना ऊपर जो मैंने आपको बताया था, ये मोरना, ये यहाँ पे ये इसको अलग से इन्होंने दिखाया। इसके सारे चित्र जो है ना उन्होंने अलग से दिए हैं। ये मोरनी और ये मोचना, ये मोरनी और ये मोचना, ये दोनों हैं। ये देखिए इन्होंने कैसे लिखा है पूरा का पूरा कि मोरनी क्या है। मोरनी आर फिट ऑन द राइट साइड ऑफ द खड़ी, there is a small hole on the shaft of morni, the strings are tied by passing through this hole। इसमें तारों को किस प्रकार से कसा जाता है उसका उन्होंने उल्लेख इसमें किया है। जो चैप्टर 3 है यानी तीसरा अध्याय जो है वो हमारे दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं चंग। तो चंग भी दो तरीके के हैं, एक मोरचंग और 2 तारों वाला चंग और 1 तार वाला चंग। ये 1 तार वाला चंग है, ये 2 तार वाला चंग है। ये चंग भी हमारे पश्चिमी राजस्थान में और सिंध प्रदेश में खूब बजाया जाता है इसमें। और ये आरती कुंज बिहारी की बजे मोरचंग, मधुर मृदंग, ये गीत हैं जो ज़्यादातर इस पे आए हैं, यानी जो प्रसिद्ध हैं उन गीतों की कुछ पंक्तियाँ इन्होंने देकर के इसका उदाहरणों से स्पष्ट किया है। तीसरा जो सिंधी का मुख्य वाद्य होता है वो होता है शहनाई। ये शहनाई का प्रकार है जिसे थलवाड़ी शहनाई इन्होंने लिखा है। जब हमारे सिंधी समाज में झूलेलाल साहब की पूजा होती है तो घर में एक
कैबिनेट आता है लकड़ी का, उसमें झूलेलाल साहब की मूर्ति रखी हुई होती है। लेकिन पहले मूर्ति नहीं हुआ करती थी, उसमें बहराना लगाते थे। बहराना यानी जोत प्रज्वलित करते थे, और जोत प्रज्वलित करने के लिए आटे का दीपक बनाते थे। उसमें विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे, इलायची, लौंग ये डाल करके रखते थे। ये जो बहराना है, बहर प्लस दाना, यानी ये पूरा आटे का बना हुआ है। ये जो जीव हैं पानी में रहने वाले, उनके लिए यह दाना है या उनका यह भोजन है जो वो बनाता है, इसलिए वो बहराना है। और उसमें उसकी जब सवारी निकालते हैं तो उस सवारी में जो संगीत बजाने वाले होते हैं वह शहनाई होती है और ढोलक होता है, और एक बैक पाइपर वाला जो पाइप होता है वो वाला होता है। ऐसे 3-4 तरीके के होते हैं, झांझ होते हैं, है ना। ऐसे 4 मुख्य वाद्य होते हैं जो बहराने की सवारी में चलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ये शहनाई का दिया है। ये भी सिंधी लोक संगीत का एक मुख्य वाद्य है। अब इसके बाद आता है अलगोजा। अलगोजा को आप देखें तो ये बांसुरी की टाइप में है, लेकिन ये बांसुरी की तरह ही बजता है। और ये 2 इसके जो है ना पाइप होते हैं जो मुख्य रूप से बजाए जाते हैं। या उन्होंने उस्ताद तगाराम भील जो है उसका चित्र दिया है, ये अलगोजा बजाते हुए है। ये आपको पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र जो है उसमें आपको मिल जाएगा। सिंध का थारपारकर ज़िला, बाड़मेर, जैसलमेर और गुजरात का कच्छ वाला जो इलाका है उसमें इस शहनाई इन वाद्य यंत्रों को बजाने वाले वादक जो हैं वो आपको खूब मिल जाते हैं। अब इसके बाद चौथा जो वाद्य यंत्र आता है दूसरे अध्याय में, वो आता है तंबूरो या धम्बूरो। सिंधी में उसको धम्बूरो बोलते हैं, और हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान वाले इसको तंबूरो बोलते हैं। और बाड़मेर और जैसलमेर के जो साध हैं, सिद्ध हैं, संत हैं जो भजन वगैरह करते हैं, वो इसका वादन करते हैं। ये तंबूरा बजाता हुआ राजस्थान का है उस्ताद भागा खान, और ये सिंध का तंबूरा है। ये जो बजा रहे हैं ये शाह अब्दुल लतीफ़ साहब की जो है, और लाल शाहबाज कलंदर की जो दरगाह है उस स्थानों पर इसको ज़्यादा बजाया जाता है। इसके भी किस प्रकार से इसकी ट्यूनिंग होगी, किस प्रकार बनता है, कितनी तारें होती हैं, इस सब का वर्णन जो है उन्होंने इस अध्याय में किया है। और उसके बाद आता है तंबूरी, एक धम्बूरा एक धम्बूरी, है ना। धम्बूरी फिर ये छोटी आ गई, ये इन्होंने धम्बूरी, ये सिंधी है। और इसको सोलो परफॉर्मेंस किया जाता है। आपके पास में एक बंसी भी है, जो वादक जो हैं उस्ताद मीर मोहम्मद लुंड, ये सिंध के हैं। इनके पास में ये सिंधी दम्बूरी है, और मुंह में जो है एक बांसुरी भी है। ये दोनों एक साथ बजाते हैं। आप देखिए कितनी साधना करनी पड़ती होगी 2 प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए। तो ये दम्बूरी हो गई। दम्बूरी के बाद में बहुत ही टिपिकल वाद्य यंत्र है, वो है भोरिंडो। ये भोरिंडो मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी हमें प्राप्त हुआ है, वहाँ भी ये बजाया जाता था। ये भोरिंडो है जो ये बजा रहे हैं उस्ताद फ़कीर जुल्फ़िकार लुंड अली लुंड। और इसका मैं आगे चल कर के पूरा चित्र बताता हूँ कि किस प्रकार से ये होता है पूरा। और इसके साथ ही होता है यकतारो या हिकतारो, यानी एक तार वाला वाद्य यंत्र जिसको वो बजाते हैं। बहुत सारे फ़कीर साधु संत ये एक तारा ही बजाते थे, और एक तारा बजा करके ही प्रभु की प्रार्थना करते हुए गाते चलते थे। जब प्रभात फेरियाँ निकलती थी, उन प्रभात फेरियों में भी यकतारा या एक तारे का जो है बजाना मुख्य रूप से होता था। ये भोरिंडो का चित्र है, देखिए इसमें ये 3 छिद्र बने हुए हैं और एक छिद्र ऊपर बना हुआ है। इसमें से आप ये मुंह पे लगाते हैं और यहाँ से उंगलियों से जैसे बांसुरी बजती है, बांसुरी की तरह इसको बजाया जाता है। ये देखिए इसमें 8 हैं, इसमें 4 थे, और जो दूसरा जो बनाया है अभी नया उसमें 9 छिद्र हैं। इसमें 9 छिद्रों वाला ये भोरिंडो है, और इसको जुल्फ़िकार अली लुंड ने जो है बनाया है। और फिर आता है मट, नड़ और दिल्लो। ये 3 वाद्य यंत्र और हैं जो हमारे सिंध के उसमें संगीत में मुख्य रूप से है। मट यानी मटका जो मिट्टी का बना हुआ होता है, दूसरा नड़ और तीसरा दिल्लो। तो अब मट और दिल्लो एक ही तरीके से कहे तो उसको माना जा सकता है कि आपने भी इसको लिखा है कि मट और दिल्लो एक ही तरीके होते हैं। तो हमारे सिंधी संगीत में
मटके का भी बहुत उपयोग किया जाता है आजकल। कुछ फिल्मी संगीतों में भी इसका प्रयोग होने लगा है। और सिंध के बहुत ही प्रसिद्ध गायक हमारे जो यहाँ भारत में आकर के उन्होंने पूरे संगीत को प्रसिद्ध किया, सिंधी संगीत को और बहराणा साहब को और झूलेलाल और चेटीचंद उत्सव को जो है प्रसिद्धि प्राप्त कराई, वो थे प्रोफेसर राम पंजवाणी। आप कराची से यहाँ हिंदुस्तान में आए थे और आपकी मूल रचनाएं सिंधी में हैं। आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रोफेसर होते हुए भी इन्होंने सिंधी संगीत को, हालांकि प्रोफेसर सिंधी के थे, संगीत के नहीं थे, लेकिन संगीत के माध्यम से इन्होंने जन जन तक सिंधी संस्कृति को पहुंचाया और सिंधी फिल्मों का निर्माण भी किया, सिंधी के उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी। उनका एक पिक्चर आई थी बहुत पुरानी, झूलेलाल, उस झूलेलाल में भी उन्होंने गाना गाया था। तो आपको ये जो है प्रोफेसर राम पंजवाणी साहब मटके के साथ, दिलों के साथ में मिलाते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो इनको कहते ही मटके वाला प्रोफेसर थे। तो मटके वाला प्रोफेसर का एक गीत मुझे जो है वो याद आ रहा है, वो मैं आपको गुनगुना कर सुनाता हूँ। हालांकि मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मैं गायक भी नहीं हूँ और मैं संगीतज्ञ भी नहीं हूँ। उनका गीत है खिन में डाहे खिन में ठाहे मर्जी जो मालिक भगवान माण्हू मिट्टी जो आ इंसान। और उनका एक प्रार्थना जो पल्लव है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं गाऊंगा तो बहुत ज़्यादा उसमें समय लग जाएगा। जब हमारे यहाँ पे बहराणा साहब होता है सिंधी समाज में, तो अंतिम पंक्तियाँ अरदास होती है, प्रार्थना होती है, उसको हम पल्लव कहते हैं। वो पल्लव भी प्रोफेसर राम पंजवाणी साहब के सुर में बहुत अच्छा होगा। अगर आप YouTube पे प्रोफेसर राम पंजवाणी टाइप करेंगे तो राम पंजवाणी जी भी आपको मिल जाएंगे। उनको आप सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ, सिंधी में मटका या दिल्ला जो है वो किस प्रकार से बजाया जाता है। इसके बाद आती है नफील या सिंगारी। ये जो है बकरी के सींग से बनती है। बकरी का जो सींग होता है ना, उसको अंदर से खाली करते हैं और फिर उसको बनाया जाता है। इन्होंने लिखा भी है गोट हॉर्न से बनाई जाती है। ये नफील है। ये देखिए, जैसे बकरी का सींग होता है ना, ये पूरा का सींग है निकला हुआ और अंदर से ये खाली है और यहाँ से इसमें आवाज़ निकाली जाती है और कुछ इसमें होल करके इसको बंसुरी की तरह, बीन की तरह बजाया भी जाता है। आइए आगे चलते हैं। जो चौथा अध्याय है उसमें आपने सिंध की जो 7 सूरमियाँ हैं, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिन लोक कथाओं के आधार पर पूरी अपनी जो सिंध की प्रजा है उसको समझाते हैं कि किस प्रकार ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में मैं छोटा सा बताता चलूँ कि शाह अब्दुल लतीफ़ हैदराबाद सिंध के पास में ही रहने वाले थे और उन्होंने नाथ संप्रदाय के जोगियों के साथ में हिंगलाज माता से लेकर के अपने कच्छ काठियावाड़ तक के मंदिरों की परिक्रमा की थी, उनके साथ घूमे थे। और उन्होंने स्थानों पर, जिन जिन स्थानों पर गए हैं, वहाँ की जो लोक कथाएँ थीं, उन लोक कथाओं को उन्होंने लेकर के और एक पूरे काव्य की रचना की है। बड़ा काव्य है और उसको शाह का रसाला कहा जाता है। उस शाह के रसाले में जो 7 सूरमियाँ हैं, यानी 7 नायिकाएँ जो है, जिनको 7 हीरोइंस कहा जाता है, उन 7 हीरोइंस में से आप सभी जानते भी होंगे, हमारे राजस्थान और पंजाब में भी यह प्रसिद्ध है। उन्होंने पूरा एक परिचय दिया है। परिचय के बाद में उमर मारवी, मुमल राणो, ससवी पुन्नू, नूरी जाम तमाची, सोरठ और रायड्याच, ये जूनागढ़ के जो राजा थे उनका, और लीला चनेसर और सोहिनी मेघवार। ये सिंध का जो हिस्सा है पूरा, वो पहले राजस्थान और पंजाब कश्मीर से पूरा मिला हुआ था भौगोलिक दृष्टि से। वो पूरा का पूरा सिंध प्रदेश कहलाता था। तो उसकी ये 7 नायिकाएँ हैं। इन 7 नायिकाओं के बारे में उन्होंने यहाँ पे जो है लिखा है अध्याय 4 में, और उनकी कहानी पूरी लिखी है। आप इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। और चैप्टर 5, अध्याय 5वां जो है वो सारंगी का संसार, यानी और किस किस प्रकार की सारंगियाँ होती है। सिंधी सारंगी के अलावा और कौन कौन सी सारंगियाँ हैं प्रसिद्ध, उनका इन्होंने वर्णन किया है। वो 11 प्रकार की
सारंगियाँ बताई हैं, जल सारंगी, नेपाली सारंगी, गुजरातन सारंगी, चिक्कारा, किन्नारो, दिलावन सारंगी, रावण हत्था भी हमारे राजस्थान में खूब बसता है, सुरंदो, जोगियो सारंगी, सुरसागर और कमायचा। इसको पूरा का पूरा इन्होंने उसके किस प्रकार से बनती हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है उनका, और कितनी तारें होती हैं, कौन से स्वर निकलते हैं, ये पूरा उन्होंने इसमें लिखा है। सारंगी के जो मैं प्रकार आपको बता रहा था उसमें रावण हत्था, ये रावण हत्थे की इमेज, ये इसको बजाते हैं रावण हत्थे को जिस यंत्र से बजाते हैं वो इसमें दिखाया गया है इन्होंने। और चैप्टर 7वां जो है वो बहुत ही प्रिय मेरे को लगा, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने देखिए पूरे के पूरा जो सिंधी लोक कथा है ना, लोक संगीत है, जो लोक गीत है, उन सभी को जो है ना सम्मिलित किया है। वैसे तो सिंधी लोक गीतों पर बहुत सारा काम सिंधी में हुआ है और हिंदी में भी हुआ है, जिसमें डॉक्टर नारायण भारती हैं, डॉक्टर जेठो लालवानी हैं, भारती सदा रंगानी हैं, कमला गोकलानी है, डॉक्टर कमला गोकलानी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ उन पर काम किया है, वो सिंधी और हिंदी में। लेकिन इंग्लिश की ये अंग्रेजी में जो है ये पहली पुस्तक है जो मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंधी संगीत को और सिंधी के लोक संगीत को, मुख्य रूप से मैं उसे कहूँ तो, उसको स्थापित करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इसमें उन्होंने सिंधी ताल दिए हैं, सिंधी लोक गीत दिए हैं और सिंधी लोक नृत्य इन्होंने दिए हैं। ताल कितने? 18, गीत 23 दिए हैं और ये फोक डांसेस है, फोल्ड हो गया है, इसको फोक पढ़िएगा, ये 9 है। तो आगे चलते हैं तो देखिए उन्होंने 18 ताल जो है ना किस प्रकार से दिए हैं। ओलांग, साधमारो, छिंदू, झूमर, वैल, झम्मट, टिल्लू, डांडिया। ये झम्मट और टिल्लू जो है ना ये शुद्ध रूपों से सिंधी के ताल हैं। जब कभी भी किसी भी संगीत महफिल में जाएंगे जहां हमारे सिंधी समाज के लोग रहते हैं, वहां पर यदि तबला और ढोलक बजाने वाला यदि गैर सिंधी भाषी भी है तो वो झम्मट ताल जरूर बजाएगा। और जब झम्मट ताल बजेगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कितना भी जो है कि गैर रोमांटिक व्यक्ति हो उसके शरीर में रोमांस जरूर आएगा और उसके पैर अवश्य थकने लगेंगे। कभी आप झमट ताल को भी ट्राई करके देखिएगा। चलिए, ताल डांडिया, ताल जनानी वजात, ताल या हुसैन, शाह पंजा, ढेड, हसन, तौसवारी, लोली, तमाई, संदारी और लतीफ़ ताल। ये ताल उन्होंने पूरे के पूरे 18 दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन 18 तालों में कितनी मात्राएं लगेंगी उन मात्राओं का भी इन्होंने उल्लेख हर एक ताल के साथ किया है। जैसे ताल ओलांग इन्होंने दिया है तो कितनी लगेंगी? 7 मात्राएं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ढोल पे। और कौन सा होगा? घन, तिन, धा, कत, तिन, धा, जा। ये जो स्वर है, ये 3 इसके मात्राएं उन्होंने दी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन्होंने 7 मात्रा लिखी और यहाँ 7 मात्राएं तबले पर, ढोलक पर आ जाएंगी। इस प्रकार से इन्होंने सारों का पूरा उल्लेख किया है। जो मुख्य रूप से हमारा सिंधी का झमट ताल है, उस झमट ताल में भी कितनी मात्राएं होती हैं? 6 मात्राएं होती है। और ढोल पे ये बजाया जाता है या ढोलक तबले पे बजाया जाता है। और उसमें भी धन, तागा, झक, तन, दागा, जक, ये इसकी 6 मात्राएं हैं झमट में। और टिल्लू में 4 मात्राएं हैं, झिन, ता, तिक। जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं वो इसको अच्छे तरीके से जब बजाएंगे तो उनको ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार उनको बजाया जाता है और कैसे स्वर निकलते हैं। इस अध्याय के तीसरे भाग में इन्होंने सिंधी सॉन्ग्स के बारे में बताया है, सिंधी गीतों, लोक गीतों के बारे में बताया है। और इसमें नबी बख्श खान बलोच का उन्होंने उदाहरण देते हुए लिखा है कि उन्होंने 4 तरीके के बताए हैं। पहला, देसी गाय की रवायत, शास्त्रीय राग, सिंधी सुरावारी और रूहानी राग वाली रवायत। ये इन्होंने 3 रवायतें बताई हैं। जो 3 घराने होते हैं उनके संगीत के, वो उन्होंने बताए हैं। जबकि गोवर्धन भारती जो हमारे अजमेर के ही प्रमुख रूप से गायक हैं और सिंधी संगीत और गीत में एक प्रमुख नाम है,
किसी भी प्रकार की कोई भी सिंधी की पिक्चर जो बनी हुई है उसमें गोवर्धन भारती के गीत, यानी विभाजन के बाद से लेकर के 2000 तक कोई भी गीत लिखा गया है तो वो गोवर्धन भारती के द्वारा लिखा गया है, और एक गीत उस पिक्चर में होगा ही होगा, सिंधी पिक्चर में। तो उन्होंने 23 तरीके के गीत जो है ना बताए हैं, कौन कौन से होते हैं। लोली, ओराणो, छलड़ो, लाडो, रांध, मोरो, साखी, पंजड़ो, बेलण, मांझांदो, कोडांदो, वाई, काफ़ी, झुलंदो, होजमालो, हमारचो, पूजा गीत, मधा, मलूद, मारसियो, पार, बाल गीत और मरूज, ये सारे इन्होंने बताए हैं। और इसके चौथे पार्ट में, यानी अध्याय 6 के चौथे भाग में उन्होंने सिंधी के लोक नृत्यों को लिखा है। तो 9 लोकगीत है, हमारे लोक नृत्य हैं, क्षमा करें, लोक नृत्य है ये। छेज, टपड़ो, झूमर, सम्मा, जमालो, खागी, हम्बोची, दस और भगत, ये इस तरीके से उन्होंने 9 जो है लोक नृत्य बताए हैं। यह हमारे सारे के सारे संगीत के जितने भाग हैं सिंधी लोक संगीत के, उस लोक संगीत को राजेश परसरामाणी जी ने अपनी पुस्तक तो सिंधी लोक वाटी में लिखा है, जो रेयर बुक है। आपको अमेज़ॉन से खरीदनी पड़ेगी और इसको पढ़ना होगा। मेरी दृष्टि में यह बहुत ही अति उत्तम पुस्तक बड़े दिनों में मेरे हाथ में आई है, और चाहता था कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब तक इस पुस्तक को पहुंचाऊं और सिंधी समाज के लोगों तक, गैर सिंधी समाज के लोगों तक पहुंचाऊं। तो यह आपने पूरी पुस्तक को आपने आपके सामने मैंने अब मेरी छोटी सी जो समझ है, हालांकि मैं संगीतज्ञ भी नहीं हूँ और संगीत का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, उसके बावजूद एक प्रयास किया आप तक पहुँचाने का। तो आइए सुनते हैं राजेश परसरामानी की ओर से बजाई गई सिंधी सारंगी पर एक गीत की धुन। यह धुन आपको कैसी लगी अपने टिप्पणी के साथ इस YouTube में ज़रूर बताएं। आइए सुनते हैं।
यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो में या हमारे चैनल सिंधु सागर भारत पर और किस प्रकार की सामग्री आप देखना सुनना पसंद करेंगे, तो हमें अपनी टिप्पणी के साथ में अवश्य भेजें। इस वीडियो इस चैनल को सिंधु सागर भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएं कि हम किस प्रकार से सिंधी भाषा साहित्य और संगीत को यानी सिंधी संस्कृति जिसको मैं पूरी कहूँ उसको बढ़ाने में काम कर रहे हैं। आपके जो टिप्पणियाँ हैं वह हमें हिम्मत देंगी कि हम और आगे कदम बढ़ा सकें। आइए चलते हैं, सिंधु सागर से हम आपसे विदा लेते हैं। मेहरबानी। जय भारत, जय हिंद, जिए सिंध, जियन सिंधियत खे चाहण वारा, नमस्कार।